रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माना जाता है कि गांव में बुजुर्ग लोगों के लिए उपले बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वो लोग उपलों से काफी काम किया करते थे। ज्यादातर बुजुर्ग अपने घर में अपनी बहुओं को गैस होने के बाद भी उन पर खाना बनाने नहीं देते थे। उनको डर था कि अगर गैस कहीं से लीक हो जाएगी तो आग लग सकती है। ऐसी ही कहानी है सुहानी की। सुहानी अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी, लेकिन सुहानी के घर की कंडीशन काफी खराब होती है। खराब स्थिति और घर पर ध्यान देते हुए वरुण अपनी माँ से बोलता है, माँ, घर की हालत काफी खराब हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे गांव में जाकर किसी के पास काम कर लूँ, क्योंकि इस गांव में तो कोई काम ही नहीं है। और जब काम करके पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उन पैसों से मैं खुद का काम शुरू कर दूंगा। वरुण, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तू मुझे छोड़कर मत जा। अगर तेरे जाने के बाद मुझे कुछ हो गया तो? वैसे भी मेरी एक टांग कब्र में अटकी हुई है। मैं मरूं इससे पहले मुझे बहू के दर्शन करवा दे, क्योंकि बेटा, मेरी ये बीमारी मुझे ज्यादा समय तक नहीं बख्शेगी। माँ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपको कुछ भी नहीं होगा, और अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा? अब आप ही बोलती है ना कि शादी कर ले, शादी कर ले। कर तो लूं, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे, मैं उसको भरपेट खाना नहीं खिला पाऊंगा। अगर वो 2 वक्त की सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाएगी तो कौन सा बाप अपनी बेटी को ऐसे घर भी आएगा जिसके पास कुछ भी ना हो। इस तरह अब सुहानी अपने बेटे को दूसरे गांव जाने के लिए हाँ कर देती है और कुछ समय बाद वरुण अपने गांव से कुछ दूर गांव में चला जाता है। और इस तरह अब सुहानी अपना गुजारा चलाने के लिए गोबर के उपले बेचने लगती है। लेकिन मसला ये था कि सुहानी उपले बनाने के लिए गोबर लाती कहाँ से थी, आइए जानते हैं। हाय दैया, एक मैं अकेली, ऊपर से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। वरुण को गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। जब गया था तब तो बोलकर गया था कि जल्दी आऊंगा, मैं खुद का काम शुरू करूंगा। लेकिन देखो, 2 महीने से अपनी माँ को देखने तक नहीं आया है। माँ जिंदा है या मर गई उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओहो, मेरे पास तो गोबर भी नहीं है, अब मैं उपले कहाँ से बनाऊंगी? वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी सुहानी की नजर एक गाय पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि गाय आगे से घास खा रही है और पीछे से गोबर निकाल रही है। ये देख सुहानी खुद से कहती है, क्यों ना मैं ये गोबर उठा लूं? अब क्या था, सुहानी इधर उधर देखती और चुपचाप अपनी टोकरी में गोबर उठा लेती और उपले बनाने के साथ वो बेचने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और वो उपले बेच बेच कर एक गाय खरीद लेती है, जिसके बाद अब वो दूध बेचकर अपना गुजारा करती और गाय के गोबर से वो उपले बनाया करती। लेकिन वो उपलों को बेचती नहीं थी, बल्कि उन उपलों को खुद की रसोई में रखा करती और खाना उसी से ही बनाती। ऐसे ही एक दिन सुहानी अपनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर सुहानी की एक पड़ोसन आती है और सुहानी से बोलती है, काकी, ओ काकी, ये क्या हर जगह धुआं धुआं फैला रखा है आपने? अरे क्या हो गया? अगर थोड़ा सा धुआं आ रहा है तो? अब खाना बना रही हूँ तो धुआं तो आएगा ही ना। पर काकी, खाना तो गैस पर भी बन सकता है ना। आप खाना चूल्हे पे क्यों बना रही हो? ऊपर से गोबर के उपले का इस्तेमाल कर रही हो। मैं नहीं करती गैस का उपयोग, और क्यों करूं? जब मेरी रसोई पूरे उपलों से भरी हुई है तो मैं फालतू पैसा बर्बाद नहीं करती गैस पे। अब जा यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे। अब क्या था, पड़ोसन अपना मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है और सुहानी अपने लिए खाना बनाती। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो, आपका बेटा वरुण आया। आवाज से तो वरुण लग रहा है। नहीं नहीं, मेरा वहम होगा। 6 महीने गुजर गए, वो आया नहीं, अब क्या आएगा? पर अगर आया होगा तो चलकर देख ही लेती हूँ। सुहानी अब बाहर जाती है, जहाँ वो अपने बेटे को देखती है। लेकिन ये क्या, बेटे के साथ तो कोई लड़की भी है। उस लड़की के बारे में पूछते हुए सुहानी बोलती है, बेटा, ये कौन है? माँ, मेरे साथ है जो, और कौन होगी, मेरी पत्नी है। आप ही तो बोलती थी कि आपको आपकी बहू का मुंह दिखा दूं। लो, ये रही आपकी बहू। अरे वाह, ये मेरी बहू है। देखने में बहू तो काफी सुंदर है, लेकिन तू ये बता कि तू पिछले 6 महीने से क्यों नहीं आया? माफ कर दो माँ, मैं वहीं अपना काम शुरू करने की सोच रहा था और इसमें मेरा साथ आपकी बहू ने दिया। अब हम यहाँ इस गांव में भी कुछ काम शुरू करेंगे और बेरोजगार को कम कर देंगे।
हाँ हाँ ठीक है। बहू तू यहीं रहेगी या घर में भी आएगी? वरुण ये घर है या गाय भैंस का तबेला? मैं यहाँ नहीं रह सकती। देखना जरा, हर जगह गोबर ही गोबर है। ठीक है, तुम अभी एडजस्ट कर लो, मैं 2-4 दिन में घर बनाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है। बर्ताव तो ऐसे कर रही है जैसे मेरा बेटा मेरे लिए बहू नहीं अंग्रेज लेकर आया है। बहू मैंने खाना बनाकर रखा है किचन में, जाकर खाना निकाल लो और सभी को परोस दो। जी माँ जी। इस तरह अब रानी जब किचन में जाती है तब वो देखती है कि हर जगह गोबर के उपले ही बिखरे हुए थे। ये देखकर रानी चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब क्या है? वरुण, मम्मी जी, क्या हुआ रानी? यहाँ भी हर जगह उपले हैं। यार वरुण मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ से चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? मेरा बेटा काफी समय बाद आया है, मैं इसको यहाँ से जाने दूंगी? तुझे जाना है तू जा सकती है। माँ, रानी देखो ये गांव है, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी रानी को उपलों के साथ मैनेज करना पड़ता है। और अगली सुबह जब रानी अपने किचन में जाती है तब वो गोबर के उपलों को देखकर घिन करने लगती है। लेकिन वो करती भी तो क्या, ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर उपले उठाते हुए खाना बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वो अपनी घिन के आगे मजबूर थी। तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे देख वो उसको प्यार से समझाते हुए बोलती है, देख बहू, मैंने इस उपले वाली रसोई को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। मेरे बाद सब तेरा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस रसोई का ध्यान तू ठीक से रखे, उसी तरह रखे जैसे मैं रखती हूँ। क्योंकि मैं भी कभी बहू थी। ये रसोई अभी की नहीं बल्कि ये रसोई मेरे सास के समय की है। वो भी बहू थी, फिर उनकी बहू मैं बनी और अब मेरी बहू तू बनी है। तो इस गोबर के उपले वाली रसोई को संभाल के रखना, क्योंकि ये बहू के उपले वाली रसोई है। पर मम्मी जी, हम गैस पर भी तो खाना बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब हमारे पास उपले हैं तो क्या खराबी है? गैस से तो खामखा पैसे खराब होते हैं और इससे हमारे पैसे भी बचते हैं। साथ ही इसका धुआं भी हमारे शरीर को खराबी नहीं करता है। वैसे तुझे पता है, मेरी सास के संजोए हुए सारे उपले खत्म हो गए हैं। जब वरुण गया तो वो वापस नहीं आया और उस समय मैंने गोबर चुरा कर उपले बनाए और इतने सारे उपले बनाकर रख दिए हैं कि मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं था। अपनी सास की बातों को सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से वादा करती है, मम्मी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी ये उपले वाली रसोई का बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। अब क्या था, सुहानी अपनी बहू को उपले जलाकर चूल्हे पर खाना बनाना सिखाती है और उसे इस तरह से वो धीरे धीरे उपले जलाकर चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उससे अभी भी नहीं होता। और फिर मम्मी जी, मैं अपनी उपले वाली रसोई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे प्लीज गैस पर खाना बनाने दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार फेल हो जा रही हूँ। ठीक है, बना लेना। अभी तो बना ले, शाम से गैस पर ही बनाना। मम्मी जी, अगर मैंने अभी बनाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मैंने ये किया ही नहीं कभी, तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, जब बना ले। अब क्या था, रानी गैस पर खाना बनाने जाती ही है। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उनसे कुछ उपले लेकर चली जाती है। ये देख कि उसकी सास बहू के उपले वाली रसोई को इतने अच्छे से संभाल रही है, वो अपनी सास से उस रसोई को संभालने का वादा करती है और इस तरह अब वो गैस पर खाना बनाने लगती है, साथ ही उपले वाली रसोई भी संभाल लेती है। नैन्सी एक बहुत बड़े घर की अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन अपने काले रंग की वजह से वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पापा रविंद्र के साथ मिलकर अपने ऑफिस का सारा काम संभालती थी। अपनी माँ के गुजरने के बाद वो अपना सारा समय अपने पापा के साथ ऑफिस में ही बिताती। ऐसे ही कुछ समय में ही पूरा ऑफिस का काम वो बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ टाइम बाद नैन्सी अपनी दूसरे ऑफिस में मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रही होती है। तभी वहाँ एक जैश नाम का लड़का आता है और बोलता है, May I come in, ma'am? Yes, come in. Tell me about yourself. Ma'am, my name is Jayesh. I am from Delhi. I completed my MBA from London University. Okay, fine. You are selected as a manager for my new company. Congratulations. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. जैश नैन्सी के कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है।
धीरे धीरे उसकी कंपनी का सारा काम बहुत अच्छे से संभालता है, जिसके कारण जैश उसके पापा रविंद्र के बहुत करीब आ जाता है और वो उस पर बहुत भरोसा भी करने लगते हैं। नैन्सी और जैश भी ऑफिस के काम से ज्यादा एक दूसरे से मिलते ही रहते थे। जैश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर नैन्सी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन अचानक नैन्सी के पापा रविंद्र की डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारियां नैन्सी पर ही आ जाती है। जैश उस समय नैन्सी का बहुत साथ देता है, जिसे देखकर नैन्सी उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। जैश भी शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ वो उसी के घर में रहना शुरू करता है। तभी एक रोज जैश की माँ माला जैश से कहती है, बेटा तूने इस काली भूतनी से शादी तो कर ली, लेकिन क्या अब तू पूरी जिंदगी इसी के साथ रहने वाला है क्या? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? थोड़ा धीरे बोलिए, वरना कहीं नैन्सी ने सुन लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। बेटा ये सब कब तक चलेगा? कब तक हमें ये नाटक करना पड़ेगा कि हम उसे बहुत पसंद करते हैं? जब तक उसका ऑफिस और उसके सारे पैसे मेरे नाम नहीं हो जाते, उसके बाद हमें उसका क्या काम। आप बस थोड़ा अपने गुस्से और जुबान पर काबू रखिए। पापा, आप ही कुछ समझाइए। बेटा, मैं तो इसको समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन तेरी माँ को कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आता है। इतना बड़ा घर, इतना ऐशो आराम, और क्या चाहिए? बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और इसीलिए तो मैंने उसके जैसी काली लड़की से शादी करी है, वरना वो कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन आप लोगों को उससे अच्छे से ही बात करनी है कि उसको कोई शक ना हो। बेटा, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की दिल की बहुत अच्छी है और तुझसे प्यार भी बहुत करती है। रंग से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। सुनिए जी, आप अपना प्रवचन बंद करिए। आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, बस चुप ही रहिए। जब से तुमसे शादी हुई है तब से चुप ही तो हूँ मैं। क्या बोला आपने? माँ, पापा, चुप हो जाओ आप दोनों प्लीज। एक तो वैसे ही मेरी लाइफ की लगी हुई है, दूसरा शांति भी नहीं है घर में। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर नैन्सी और जैश एक साथ ऑफिस चले जाते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी लंच के टाइम पर जैश के कैबिन में आती है और बोलती है, जेस, आपने मेरा बहुत साथ दिया हर एक चीज में। मुझसे शादी करके मेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया। पर क्या आपको सच में मेरे इस काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे आप तो इतने स्मार्ट हैं, आपको कोई भी मिल जाती, फिर आपने मुझसे ही शादी क्यों की? नहीं, मुझे तुम्हारे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे दिल और अच्छे नेचर से प्यार करता हूँ। मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिले। जैश नैन्सी से झूठ बोलकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बस उसकी दौलत का फायदा उठाता रहता है। ऐसे ही कुछ समय और निकलता है और एक दिन जैश अपने बेस्ट फ्रेंड नकुल की शादी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक ज्योति नाम की लड़की से होती है, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। जैश को पहली ही नजर में वो पसंद आ जाती है। शादी से आने के बाद वो अपनी फ्रेंड से बात करके ज्योति का नंबर ले लेता है और उसे मिलने का प्लान बनाता है। इसीलिए वो उसे कॉल करता है। हेलो, आई एम जैश। आई डोंट नो हु आर यू। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जैश बात कर रहा हूँ। कल हम लोग नकुल की शादी में मिले थे। ओ हाँ, याद आया। बोलिए, आपने मुझे कैसे याद किया? मुझे आपसे मिलना है एक बार। आप कॉफी शॉप में आ सकती हैं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ज्योति और जैश दोनों ही कॉफी शॉप में मिलते हैं और जैश ज्योति को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर ज्योति बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी शादी के लिए हाँ कहते हुए बोलती है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मैं आपको बता दूं कि मैं अनाथ हूँ और इस शहर में अकेली रहती हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे शादी मंदिर में बहुत सिंपल तरीके से करनी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आप कहें तो मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाना चाहती हूँ शादी में। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारी दोस्त मेरी भी तो दोस्त है। ओके, तो कल मैं तुम्हें अपने माँ पापा के साथ मंदिर में मिलता हूँ। ओके। इतना कहकर जैश अपने घर आता है और अपने माँ बाप को ज्योति के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन रमेश को ये सब ठीक नहीं लगता, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें नैन्सी की आवाज सुनाई देती है
जो कमरे में आकर बोलती है। जेस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे पापा का सारा बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अब मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर रही हूँ। मैं अब घर रहकर अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। नैन्सी की बात सुनकर जैश बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, हे भगवान, जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था वो पल आ ही गया। अच्छी लड़की मिल गई और पैसे भी। जैश ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नैन्सी उसका हाथ पकड़कर बोलती है। कहाँ खो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं कल ही लॉयर को बोलकर सब कुछ आपके नाम करवा देती हूँ। अगले दिन नैन्सी अपने ऑफिस जाती है। तभी वहाँ उसकी सहेली ज्योति आती है और उसे अपनी शादी की खुशखबरी देती है और उसे शादी में आने के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी देर बाद जैश का कॉल आता है और वो बोलता है, नैन्सी तुम कहाँ चली गई? तुमने तो बोला था कि आज लॉयर को बुलाओगी और खुद ही गायब हो गई। ओह सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गई। अभी मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। मैं लॉयर को इवनिंग में बुला लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे भी थोड़ा काम है तो शाम को मिलते हैं घर पर। इतना कहकर जैश ज्योति से शादी करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ नैन्सी पहुँचती है और सब कुछ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, जेस, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे होते हुए आपने किसी और से शादी की। इसका मतलब आप मुझसे सिर्फ मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहते थे। और मम्मी जी, पापा जी, आपने भी जेस के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। हाँ, दिया तुझे धोखा। पैसे छोड़कर और तेरे पास है क्या? ना शक्ल ना रंग। इसलिए आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे होते हुए आपने अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दी। चुप करो माँ। नैन्सी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे जिससे तुमने दूसरी शादी की है ना, वो मेरी ही दोस्त है। मेरे साथ साथ तुमने इसको भी धोखा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, नैन्सी सही कह रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इस शादी को नहीं मानती और मैं भी जा रही हूँ। जैश के धोखे और लालच के बारे में पता चलने के बाद नैन्सी पुलिस को कॉल करती है और धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सभी परिवार वालों को जेल करवाती है। इसीलिए कहते हैं, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।